एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी ऑनलाइन है। कक्षा 10वीं की है। सत्र 2024-25 की है, लेकिन 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक यही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये ऑफिशियल चीज़ है। कभी भी ऑफिशियल चीज़ों में से आप पढ़ोगे ना, तो ऑफिशियल चीज़ मतलब बार बार मतलब इसमें चेंज नहीं रहता है ना। मतलब इसमें वही आता है ना। ये ऑफिशियल चीज़ है, ऑफिशियल चीज़ों में से ही पेपर आता है ना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल ही गया होगा। सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान की है। और नीचे लिखा है लोक शिक्षक संचालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी, है ना। ये यानी ऑफिशियल चीज़ है। हम हमारे चैनल पर ऑफिशियल चीज़ डालते हैं। ऑफिशियल चीज़ों का ये फ़ायदा रहता है कि मतलब इनमें से पेपर आता है, क्योंकि ये सरकार द्वारा है ना, इसलिए इनमें पेपर आता है। और जहाँ पेपर बनते हैं वहीं ये भी बनती है ना, समझ गए। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की है। अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, है ना, समझ गए। इसमें है वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है। वैश्वीकरण क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यक्तित्वों, सामान्यों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देशों के बीच व्यापार होता है। यहाँ व्यापार लिखा नहीं है, लेकिन व्यापार यहाँ लिखना है ना। व्यापार होता है यानी वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण का मैं मतलब आपको बताता हूँ। 2 या 3 देशों के बीच व्यापार को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे भारत है, भारत से हम गेहूँ दूसरे देशों में भेजते हैं। हमने भारत से दूसरे देशों में गेहूँ भेजा, है ना। दूसरे देश से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, तेल आता है ना। ये है ना, समझ गए। ये है। तो वैश्वीकरण क्या है? एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आदान प्रदान को वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। ये बहुत बार वैश्वीकरण क्या है ये पूछ लिया जाता है, तो बता देना। 2 या 3 देशों के बीच व्यापार को वैश्वीकरण कहते हैं, है ना। ये दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणाली का एकीकरण भूमंडलीय कहलाता है। भूमंडलीय क्या कहलाता है? दुनिया भर में आर्थिक, यानी एक देश से दूसरे देश में पैसे, है ना। जैसे हमने दूसरे देश से बुलवाया, कुछ बुलवाया, है ना। हमने दूसरे देश से कपड़े बुलवाए, है ना, तो हम उनको पैसे देंगे। जैसे हमने दूसरे देश से कॉटन के कपड़े बुलवा, तो हमको उनको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसे कहाँ जाएंगे? विदेश में जाएंगे। तो ये हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? विदेश में जा रहा है। तो वो आर्थिक मतलब आर्थिक रूप से जा रहे हैं, है ना। सांस्कृतिक हमारी, जैसे उस देश के कपड़े कैसी चल रही है फैशन, वो बताएंगे, है ना, कि कैसी चल रही है फैशन, वो बताएंगे, है ना। ये राजनीतिक यानी कि क्या है मतलब ऐसा बताते हैं। धार्मिक यानी कैसा कल्चर चल रहा है वहाँ, ये भी बताते हैं। सामाजिक यानी हम दूसरे देश में जाएंगे तो मिलजुल कर रहेंगे, हम यहाँ मिलजुल कर रहते तो वहाँ भी मिलजुल कर रहेंगे। तो ऐसा मतलब एक देश से दूसरे देश में आर्थिक भी जाता है, संस्कृति भी जाती है, राजनीतिक भी जाती है। यानी हम दूसरे देश में पढ़ने जाते हैं तो इससे भी राजनीतिक कहते हैं। धार्मिक, जैसे हम दूसरे देश में रहने जाते हैं तो मतलब देखते हैं, है ना, दूसरा देश कैसे रहते हैं, रहना खाना। तो ये है सामाजिक प्रणाली का एकीकरण भूमंडलीय कहलाता है, समझ गए। ये अब है सिल्क रूट रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार था। सिल्क रूट रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार था जो दूसरी शताब्दी में पूर्व में 14वीं शताब्दी तक यहाँ चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया में मात्र सक्रियता का फैलाता था। यानी मैं आपको बताता हूँ, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग कहते हैं इसके। यह ऐतिहासिक व्यापार था। यहाँ क्या था? ऐतिहासिक व्यापार था जो दूसरी शताब्दी
ईस्वी में 14वीं शताब्दी तक, यानी दूसरी शताब्दी, यानी 1100 से लेकर 1199 तक, दूसरी शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी, यानी 1301 से लेकर 1399 तक, है ना। ये है मतलब दूसरी शताब्दी, यानी ये 1100 वाली लाइन, 1100 से 1199 तक की लाइन है ना। 1100 से 1999 तक की लाइन है ना। इसमें भी कौन सी? 14वीं शताब्दी, यानी 1301 से लेकर 1399 तक की, है ना। तो यहाँ क्या होता था? चीन, भारत, फ्रांस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया में माधव सक्रियता फैलता था। इस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार का कारण इसे शुल्क रूट करार दिया गया। यानी इस दौरान मतलब एशिया में और इन देशों को पीछे छोड़ते हुए एशिया में भूमंडलीय सक्रियता फैली, यानी सिल्क रूट फैला। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार, उस दौरान क्या हुआ? भारी रेशम व्यापार हुआ। तो इसको क्या कहा गया? सिल्क रूट, यानी कपड़े की जो सिल्क आती है ना, उसका नाम दिया गया है इसको। समझ गए आप? ये है सिल्क मार्ग। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व को जमीनी और समुद्री मार्ग से जोड़ता है। समझ गए आप? सिल्क मार्ग क्या कहते हैं? एक मार्ग एशिया को यूरोप से, यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये किस में आते हैं? एशिया में आते हैं। यूरोप किस में आता है? यूरोप में अनेक देश आते हैं। यूरोप में ये आता है, एक तो अंग्रेज ये आता है ना। इंग्लैंड आता है, नीदरलैंड आता है, ये आते हैं, है ना, यूरोप में। तो यूरोप में उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ते थे। यानी क्या जोड़ते हैं? एशिया को यूरोप से, यूरोप को और उत्तरी अफ्रीका के साथ विश्व को जमीन से जोड़ते थे, यानी ज़मीनी रास्ते से भी जोड़ते थे और समुद्री मार्ग से भी जोड़ते थे। इसे क्या कहा गया? सिल्क मार्ग। ये आगे लिखा गया है ना, सबसे आगे सिल्क मार्ग। अब आगे क्या है? नूडल्स चीन में से पश्चिम देशों में पहुँचे और वहाँ उन्हें से स्पैघेटी का जन्म हुआ। यानी क्या हुआ? नूडल्स चीन से पश्चिम देशों में पहुँचे। पहले नूडल्स कहाँ बनते थे? चीन में। आज हम भारत में भी नूडल्स बनाते हैं, है ना। ये है पाश्चात्य अरब यात्रियों के साथ 5वीं शताब्दी में सिसिली पहुँचे। सिसिली इटली का एक टापू था। पाश्चात्य अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिल पहुँचे, है ना। सिसिल इटली का एक टापू था, यानी जो उससे घिरा रहता है ना, पानी से घिरा रहता है ना, उसे कहते हैं टापू, है ना। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद यूरोप में तब आए थे। यानी यूरोप में तब आए थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज की। मतलब आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद कब आए थे? यूरोप में। यानी यूरोप में ये कब पहुँचे? जब क्या हुआ? तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से किसकी खोज की थी? अमेरिका। पहले हमको पता ही नहीं था कि अमेरिका भी अमेरिका जैसा एक देश है ना। पहले हमें नहीं पता था कि अमेरिका जैसे देश है। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज की, है ना। ये गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज इन्होंने की, तो ये व्यापार होने लगा, है ना। तो फिर आलू, सोया, मूंगफली ये सब दूसरे देशों में पहुंचने लगे। समझ गए? ये आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर थे। यानी आयरलैंड, मैंने आपको भी बताया था ना, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सब किस में है? यूरोप में है। यूरोप में आयरलैंड के मतलब ये आलू जब विदेश पहुँचे तो आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो गए थे। यानी ऐसे निर्भर हो गए थे, ये निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के
में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हुई। यानी कभी कभी क्या है, फसल खराब हो जाती है किसी बीमारी के कारण। कई बार अनेक फसल खराब हुई थी, है ना। इसलिए आलू की फसल खराब हो गई थी तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह चले गए थे। यानी मौत के मुंह चले गए थे, है ना। मतलब गन लोग, मतलब आलू नहीं मिले तो उन पे मतलब उनका जीवन यापन नहीं होगा, है ना। इसलिए हमारे शरीर में आलू की बहुत ज़रूरत रहती है ना। आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातु, यानी क्या है, ज़मीन में धातुएं निकलती है ना, सोना चांदी हीरे मोती ये निकलते हैं ना। पहले क्या हुआ, खुदाई में निकले तो अनेक लोग यानी बहुत सारे लोग खुदाई पर चले गए, यानी खोजने के लिए कि हमें हीरे मोती सोना चांदी मिलेगा और हम अमीर हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, गंज लोग खुदाई पर चले गए तो वहाँ उन्हें कुछ लोग को तो मिला, कुछ लोग को नहीं भी मिला। तो क्या हुआ, वो आ गए तो सब लोगों के पास सोना आ गया, चांदी आ गया, तो इनके प्राइस तो गिर गए। लेकिन अब कोई के पास फसल नहीं थी तो, और इनको मतलब ये खुदाई कर रहे थे तो इनका शरीर कमज़ोर पड़ गया था। इनके पास खाने के यानी इन्होंने कुछ उगाया ही नहीं तो इनके पास खाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं थी। इसलिए आलू बहुत, डॉक्टरों ने इन्हें आलू खाने के लिए कहा गया था। और आलू उस समय सोने से भी महंगे हो गए थे, है ना। तो अनेक लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, समझ गए ये है। अब जैविक युद्ध, न्यू इंग्लैंड स्थित मैनचेस्टर में कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन बिथम ने 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। यानी क्या लिखा था, छोटे चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है। वो देसी जनजाति छोटे चेचक के कारण लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। यानी जो वहाँ पर पहले से रह रहे थे ना वो ख़त्म हो गए थे। किसके कारण हो गए थे, छोटे चेचक के कारण लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। उस तरह परमेश्वर ने हमारी मुलाकात पर हमें मूल्यखाना दे दिया। उन्होंने क्या दे दिया, मूल्यखाना दे दिया, यानी जो भी उनका नुकसान हुआ वो दे दिया। लेकिन क्या फ़ायदा उनका, मतलब देसी जनजाति ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या मतलब, है ना। ये जो स्थापित विश्वासों और तरीकों को नहीं मानता असंतुष्ट कहलाता है। जो स्थापित विश्वासों और मतलब जो विश्वास नहीं करता किसी चीज़ में, तरीके में नहीं मानता, उसे क्या कहते हैं, असंतुष्ट कहलाता है। मतलब इनके द्वारा क्या कहलाता था, असंतुष्ट कहलाता था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 18वीं शताब्दी यानी 1701 से 1799 तक 18वीं शताब्दी थी। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया में सबसे धनी देश माना जाता था। फिर क्या हुआ, पहले तो इन्हें माना जाता था धनी देश 18वीं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। तो इसका कैसे पहचाने 21वीं शताब्दी, तो 21वीं शताब्दी में यानी 2001 से लेकर 2099 तक की कौन सी शताब्दी कहलाएगी, सॉरी 2000 से लेकर 2099 तक कौन सी शताब्दी कहलाएगी, कौन सी शताब्दी कहलाएगी, 21वीं। मतलब एक आगे चलती है, यानी 20 वाली लाइन चल रही है ना तो 21वीं शताब्दी, 21 वाली लाइन चलेगी तो 22वीं शताब्दी, 22 वाली चलेगी तो 23वीं शताब्दी, है ना। समझ गए, ऐसा होता है। तो इसमें शताब्दी का ऐसा है। तो काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत दुनिया के धनी देशों में गिने जाते थे। मतलब पहले 18वीं शताब्दी में चीन और भारत मतलब धनी देश थे, यानी इनके पास रुपये पैसा सबसे अधिक था, है ना। फिर क्या हुआ, चीन तो आज भी है लेकिन भारत को अंग्रेज़ों ने लूट लिया गया और इसलिए भारत मतलब पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था लेकिन बहुत अधिक लूट लिया गया। आज भारत की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जब भारत की 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक है और अंग्रेज़ों ने हमसे कितना लूट के ले गए,
45 ट्रिलियन, है ना, इतना लूट के ले गए। और दुनिया की बैंकों में इतना, मतलब दुनिया में इतना पैसा है ही नहीं। मतलब पहले हमारे देश में था सोने चांदी, लेकिन अब अंग्रेज ने लूट कर ले गए ना, तो मतलब अंग्रेज़ों ने मतलब उन्होंने रखा है, तो अंग्रेज़ों के पास मतलब ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों ने ले गए हैं, तो अंग्रेज़ों ने मतलब ऐसा नहीं बताया कि उनके पास है, उन्होंने छुपा कर रखा है ना। मतलब इतना उन्होंने लूटा भारत को, है ना। ये 19वीं शताब्दी तक यूरोपी में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। क्या था? 19वीं शताब्दी में यूरोप में गरीब और भूख की साम्राज्य था, है ना। अब दूसरा पेज। अर्थशास्त्री मानते थे कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते। अर्थशास्त्री कौन? जिनको आर्थिक रूप से मतलब सब ज्ञान हो, है ना। ये पहला प्रभाव व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ों या गेहूं का है। पहला व्यापार मतलब आदान प्रदान क्या मानते थे? व्यापार मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ों या गेहूं का हो, है ना, ये मानते थे। दूसरा क्या मानते थे? श्रम का प्रभाव, काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना, है ना। अर्थशास्त्री 3 प्रकार का मानते थे। पहला गेहूं, कपड़ा, आज भी हमारे देश से दूसरे देश में गेहूं जाते हैं, कपड़ा आता है, विदेश से कपड़ा यहाँ आता है ना। और श्रम का यानी काम या रोजगार, यानी रोजगार की तलाश में कुछ लोग जाते हैं ना, दूसरे देश में जाते हैं। हमारे हमारे यहाँ के गन लोग जाते हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर इनको बनने के लिए जाते हैं ना, ये। और पूंजी का प्रवाह, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश, यानी कुछ लोग दूसरे देश में निवेश करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अंग्रेज ने लूट कर ले गए, तो इन्होंने विदेश में कि ऐसी सिक्योर बैंक में यानी सुरक्षित बैंकों में उन्होंने यहाँ से पैसे लूट के ले गए ना, उनका निवेश कर दिया गया, और उसका किसी को भी अभी पता नहीं है ना। अंग्रेज ने हमारे देश से लूट कर ले गए और पूरी दुनिया में निवेश कर दिया, है ना। ये 18वीं शताब्दी के आखिर दशक तक ब्रिटेन में कान लो था। अब मैं ये कान लो बताऊंगा, ये कान लो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कान लो का क्वेश्चन आता है। कोई भी आप मतलब सैम्पल पेपर या मतलब आते हैं ना सेट वेट वगैरह, और ये आता है मतलब ये आते हैं क्वेश्चन आंसर, है ना, इनमें सब में मतलब बताया गया है। यानी क्वेश्चन है ना आपकी जो बुक में है ना, मतलब जो बुक के है ना वही बता रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, यानी एमपी बोर्ड द्वारा ये जारी है, एमपी बोर्ड द्वारा नोट्स जारी है, तो इस नोट्स का क्या नाम रखा गया? वन लाइन। तो विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइन जारी किया गया एमपी बोर्ड द्वारा, यानी मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया। तो मैं इसमें से आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, समझ गए ये। तो मतलब इसमें ऐसे ऐसे है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना वहीं से इसमें पढ़ाया गया है, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहीं से बताया गया है, समझ गए, इसलिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको करना, ये ऑफिशियल चीज़ है, हम हमारे चैनल पर हमेशा ऑफिशियल चीज़ डालते हैं। ऑफिशियल चीज़ों का यह फ़ायदा है कि इसमें से पेपर आते हैं, और ये मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी है, यानी जहाँ से पेपर बनते हैं वहीं से ये भी आती है, तो इसी में से पेपर बनता है, समझ गए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं हमारे चैनल पर हम ऑफिशियल चीज़ पढ़ाते हैं, है ना। तो आप ऑफिशियल चीज़ हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ो, है ना। सामाजिक विज्ञान की हम चारों बुक कराएंगे, टेंशन मत लेना, हमें आपके साथ, तो डरने की क्या बात, है ना। 18वीं शताब्दी के आखिर दशक तक ब्रिटेन में कान लो था। ये कान लो हम बताते हैं। कान लो क्वेश्चन आता है अनेक प्रकार का कि कान लो का मतलब बताइए, कान लो क्या है ना। ये तो कान लो वह कानून था जिसके सहारे सरकार ने मक्का के आयात पर रोक लगा दी गई। यानी मैंने आयात और निर्यात आपको बताया है, एक बार और बता देता हूँ। मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था, इस चैप्टर में भी बताता हूँ। आयात क्या है?
जैसे दूसरे देश में से चीज़ हमारे देश में आ रही, यानी कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा मान लेते हैं, कॉटन का कपड़ा विदेश से हमारे देश में आ रहा है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल ले लूँ, इंग्लैंड से हमारे देश में कपड़ा आ रहा है कॉटन का, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो इंग्लैंड से हमारे देश में आ रहा है तो इससे क्या कहते हैं, आयात। और हमारे देश से गेहूँ इंग्लैंड में जा रहे हैं तो इससे क्या कहते हैं, निर्यात। एक बार और रिपीट कर दूँ, हमारे देश में से गेहूँ दूसरे देश में जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, निर्यात। और दूसरे देश से कपड़ा हमारे यहाँ आता है तो उससे क्या कहते हैं, आयात। यानी कोई भी वस्तु आती है तो आयात, जाती है तो निर्यात। समझ गए ये? तो क्या किया गया यूरोप में, मतलब सॉरी ब्रिटेन में क्या किया गया, कान लो, यानी ब्रिटेन में मतलब हमारे मतलब विदेश से आती थी, मतलब कान लो ब्रिटेन में क्या है, मक्का आती थी, यानी दूसरे देश ब्रिटेन को मक्का देते थे, यानी आयात करते थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया गया, कान लो लगा दिया गया और विदेश से मक्का का आयात पर रोक लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? क्योंकि ब्रिटेन में मक्का पैदावार होने लगी तो उन्होंने वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ मक्का होने लगी तो उन्होंने दूसरे देश से मक्का बुलाना बंद कर दिया गया, यानी आयात पर रोक लगा दी गई, यानी दूसरे देश से मक्का आयात पर रोक लगा दी गई। समझ गए? ये किया गया। कान लो का समय, कान लो क्या था, भोजन का मांग बढ़ी। कान लो के कारण क्या हुआ, भोजन की मांग बढ़ी, यानी ब्रिटेन में कम होता था मक्का, लेकिन इन्होंने लगा तो दिया कान लो, लेकिन फिर भोजन की मांग बढ़ी। मक्का उस समय खाने के लिए प्रमुख उत्पादक था, तो इसमें क्या है, भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन का दाम बढ़ा, यानी क्या है, इन्होंने मतलब दूसरे देश से मक्का बुलाना बंद कर दिया गया तो क्या हुआ, मक्का कमी पड़ गई। तो क्या हुआ, भोजन की मांग बढ़ी, यानी भोजन तो चाहिए सबको, अब मक्का ही नहीं है तो क्या हुआ, भोजन के दाम बढ़े और क्या है, जनसंख्या भी बढ़ती है ना। तो ये हुआ। कान लो हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुई, है ना। फिर इन्होंने क्या किया गया, कान लो को हटा दिया गया, दूसरे देश से मक्का बुलाई तो क्या हुआ गया, व्यापार में वृद्धि हुई, यानी दूसरे देश से हो तो व्यापार से वृद्धि तो होगी। विकास का तेज होने लगा, यानी विकास तेज होने लगा। भोजन का अधिक भंडार, यानी दूसरे देश से आ रही है तो भोजन अच्छा मिलने लगा। मतलब ब्रिटेन में क्या है, मतलब उनको भोजन पहले, मतलब वो इतनी क्षमता नहीं थी उनमें कि मतलब वो अपनी फसल उगा सके, इसलिए वो दूसरे देश से बुलाते थे। अब उन्होंने रोक लगा दी तो उनको प्रॉब्लम हो गई, फिर उन्होंने रोक खोल दी, है ना। ये हो। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाके में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लकार बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाता है। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में, जहाँ नई नई नहरें बनी हैं ना, ये सिंचाई वाले इलाकों में नहर वह होती है, डैम रहता है ना, डैम में पानी स्टोर किया जाता है, यानी डैम में क्या है, डैम बनाया जाता है ना। तो उसमें पानी बरसात होती है तो पानी उसमें होता है, इकट्ठा होता है, फिर वो डैम में क्या होता है, पानी छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या है, बिजली भी बनती है, पानी गिरता है तो मोटर घूमती है, बिजली बनती है, और वह नहरों के सारे किसानों को दे दिया जाता है पानी, है ना। और शहरों में भी पानी दे दिया जाता है, इसके कारण बिजली भी बनती है ना। ये होता है। तो नई नहरों यानी नहरें बनाई गई तो इलाकों, पंजाब के इलाकों में बनाई गई, तो अन्य स्थानों के लोगों को लकार बसाया गया। उनकी वस्तुओं को केनाल कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाने लगा, यानी नई नहर बनी तो उनकी बस्तियों को क्या कहा गया, केनाल कॉलोनी नहर बस्ती कहा जाता था, है ना, ये कहा जाता था। और 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। 1820 से 1914 के मध्य विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। उस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादक यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। 3 प्रकार के रहते हैं,
सकल घरेलू उत्पाद यानी इकोनॉमिक, यानी 3 प्रकार के रोजगार रहते हैं और वस्तुएं रहती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। मैं आपको तीनों अच्छे से बता देता हूँ। मैंने अच्छे से कृषि वाले चैप्टर में बताई है, विनिर्माण वाले चैप्टर में बताई है। यानी समाज विज्ञान में 4 बुक है, तो हमने एक बुक कर ली है, तो वो बुक में भी मैंने आपको बताया गया है। तो मैंने चारों बुक को ये चैनल पे मैं डालूंगा। एक बुक हमारी हो चुकी है, ये तीसरा चैप्टर है दूसरी बुक का, है ना। मैं एक बार और रिपीट कर दूँ, कक्षा 10वीं समाज विज्ञान की 4 बुक है ना। तो हमने एक बुक कंप्लीट करा दी है ना। तो उसको भी आप देख लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी 20-20 नंबर के सब में से आते हैं। कुछ में 15 के आते, कुछ में 20 के आते, कुछ में 35 के आते हैं ना। मतलब सब में बटा हुआ है ना। समझ गए? तो सब में नंबर बटे हुए हैं, है ना। तो आपको 4 ही बुक करना है अच्छे से। तो मैं अपने चैनल पर 4 ही बुक कराऊंगा ऑफिशियल चीज़ में से, है ना। एमपी बोर्ड ने समाज विज्ञान की 4 बुक कराई है, यानी नोट्स से। एमपी बोर्ड द्वारा नोट्स 4 ही बुक के जारी हुए हैं, है ना। तो मैं आपको वो 4 ही बुक कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर जुड़े, हम ऑफिशियल चीज़ एमपी बोर्ड द्वारा जारी चीज़ पढ़ेंगे, है ना। हम समाज विज्ञान के का पूरा करेंगे, है ना, पूरा करेंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र में बता रहा है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादन में क्या आता है? प्राकृतिक वाला उत्पादन होता है, यानी जो चीज़ हम प्राकृतिक से ले रहे हैं ना, तो वह होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्रकृति से हम क्या ले रहे हैं? गेहूँ ले रहे हैं, यानी मिट्टी है, मिट्टी में हम गेहूँ बोएंगे, तो वह क्या किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। कपास, पेड़ों से हम कपास लेंगे, वो भी आएगा। और ये खदान रहती है, वहाँ से हम कोयला निकालेंगे, वह भी आएगा खनिज। तो तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? गेहूँ, कपास, खनिज, अनेक चीज़ आती है, चावल, अनेक चीज़ आती है ना। प्राथमिक चीज में की डेफिनेशन पूछी जाए तो बता देना कि प्राथमिक चीज़ वह चीज़ होती है जिसमें प्रकृति से लिया गया सामान को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक से लिया गया सामान को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे वनस्पति जगत भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पेड़ पौधे, फल फूल, नदियाँ, इनसे जो भी कमाई होती है या जो भी चीज़ निकलती है इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। समझ गए? ये है। तो प्राथमिक क्षेत्र कितने प्रतिशत? उस व्यापार में लगभग 60% प्राथमिक क्षेत्र था, मैंने 7% प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक थे। गेहूँ था, कपास था और खनिज पदार्थ था, है ना। तो ये है। अब हम पढ़ेंगे रीफेस्ट क्लॉक की भर्ती फैलने वाले मवेशियों की बीमारी थी। उस टाइम क्या थे? रिटरफेस्ट पहले की भर्ती फैलने वाली भविष्यों की बीमारी थी। क्या थी? भविष्यों की बीमारी ही थी एक, है ना। तो रीफेस्टेस बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में बड़ी तेजी से फैली। कब फैली? रीफेस्टेड बीमारी 1890 में फैली। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने वाले प्रतिबंध होते, उन्हें बंधुओं मजदूर कहते थे, मजदूर कहलाते थे, है ना। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूँ, ये क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे मजदूर जो किसी खास यानी खास मालिक के लिए खास अवधि यानी खास मालिक के लिए खास अवधि के लिए काम करने के लिए, मतलब ऐसा काम करते थे जो कोई ना कर सके, तो उन्हें क्या कहते थे? प्रतिबंध होते थे। उन्हें क्या कहते थे? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर कहते थे, है ना। बंधुआ मजदूर कहते थे। क्या कहते थे? बंधुआ मजदूर कहते थे, है ना। ये है इसमें। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। इसमें क्या लिखा गया है? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी। यह संकट 3 दशक के माध्य तक बना रहा। क्या बना रहा? आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, है ना।
और यह संकट कब बना गया? 3 दशक के बाद बना गया था, है ना। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ने ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मेंतुक एक वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। 1944 में क्या हुआ? अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर ने ब्रिटेन में वुड नामक स्थान पर शुरुआत राष्ट्र मर्दक एवं बंधुओं अरे यार ये क्या हो गया राष्ट्रमेतिक एवं विस्तृत सम्मेलन समिति बनाई रखी थी, है ना, ये बनाई थी। ब्रिटेन वुड व्यवस्था विनिमय दरों पर आधारित था। यानी ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या था? विनिमय में आर्थिक विकास पढ़ा हुआ ना, उसमें भी आएगा। इसमें तो बहुत शॉर्ट में दिया गया है। विनिमय क्या है? पहले क्या होता था? पहले पैसे नहीं चलते थे, पहले रुपए नहीं चलते थे, पहले मुद्रा भी नहीं चलती थी, मुद्रा भी नहीं है ना। पहले क्या चलता था? पहले विनिमय चलता था। यानी हम जैसे गेहूँ, हमारे पास गेहूँ है तो हम कोई से गेहूँ दे के चावल लेंगे, गेहूँ दे के कपड़े लेंगे। हमारे पास जो वस्तु है हम उनको दे के दूसरी वस्तु लेंगे। पहले ऐसा था। तो इसमें क्या हुआ? इसमें अनेक प्रकार के नुकसान थे। पहले तो इसमें समय लगता था, क्योंकि मुझे चप्पल चाहिए तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो चप्पल के बदले गेहूँ देता हो, है ना। तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढने में कितना समय लगेगा, क्या पता वो मिला या नहीं मिला, है ना। और कभी कभी चप्पल के दाम ज़्यादा रहते थे और गेहूँ के कम रहते थे, तो उसको भी देना पड़ता था। यानी वस्तुओं को दाम घट भी जाता था, बढ़ भी जाता था, है ना। फिर इस समस्या को देखते हुए क्या बनाया गया? मुद्रा बनाई गई, है ना। तो पहले ये क्या था? ब्रिटेन वुड्स क्या था? एक विनिमय था, यानी आदान प्रदान करने की एक पर आधारित होती थी। मतलब विनिमय करने के लिए ये था, है ना। मतलब इसमें विनिमय करने के लिए एक ये वुड्स था, है ना। एक कानून या निकाय द्वारा किया गया प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार वीटो कहलाता था। यानी ये वीटो ऐसा था, ये क्वेश्चन आता है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ही आता है और खालिस्तान में भी पूछ लिया जाता है ना। मतलब एक ऐसा कानून था कि मतलब 7 जन हैं तो सबसे पूछा जाता था कि क्या आप इस स्वीकार से स्वीकार हो या अस्वीकार हो। तो एक मिल अस्वीकार कह देता था ना, तो वो है ना, मतलब 6 लोग स्वीकार कर रहे हैं और एक अस्वीकार कह रहा है, तो क्या हो गया? क्या होगा? संवैधानिक अधिकार। यानी मतलब एक व्यक्ति किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार व अस्वीकार कर सकता था। यानी 7 लोग मिलकर स्वीकार कहेंगे तो स्वीकार होगा, अस्वीकार कहेंगे तो अस्वीकार होगा। कभी एक व्यक्ति ने भी अस्वीकार कहा और सबने स्वीकार कहा, तो इसमें क्या होगा? मतलब सबको इसमें सिंपल ये बताया गया है कि 7 लोग को मिलकर एक जैसा फैसला लेना पड़ेगा, या तो स्वीकार करो या तो अस्वीकार करो। यानी एक व्यक्ति ने अस्वीकार कह दिया तो वह अस्वीकार ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें 7 आदमी को एक जैसे मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे, है ना। तो ये वीटो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको समझ आ गया होगा, है ना। एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाया जाने वाला आयात शुल्क कहलाता है। यानी हमारे देश से दूसरे देश में वस्तु जा रही है ना, जाती है ना। हमारे देश में दूसरे देश में चीज़ जाती है, तो वहाँ पर जहाँ पर वह चीज़ उतरती है, यानी हवाई अड्डा पर, है ना, यानी एयरपोर्ट, इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं, है ना। और जहाज़ के बोट के द्वारा जाता है ना सामान, वहाँ की जगह, यानी जहाँ की जगह देश में वस्तु आती है, यानी हमारे देश से जहाँ चीज़ें उतरती है, मतलब हमारे देश
से दूसरे देश में वस्तु जाती है, वहाँ चीज़ें उतरती है ना, वहाँ आयात शुल्क लगता है। ये दूसरे देश में कभी चीज़ जाएगी तो आयात शुल्क लगेगा, है ना। हमारे देश में भी कोई चीज़ आती है तो उस पर भी आयात शुल्क लगता है। ये शुल्क क्यों लगता है? सरकार लेती है कि दूसरे देश से वस्तु आती है तो उस पर आयात शुल्क लेती है, टैक्स कहते हैं इससे, है ना, टैक्स। तो दूसरे देश से वस्तु आती है तो इस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है ना। जाती है तो वहाँ लगाते, विदेश वाले लगाते, आती है तो हम लगाते, है ना। तो मतलब जहाँ भी चीज़ आती है वहाँ टैक्स लगता है ना। तो इससे क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहलाता है। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है, अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर। सीमा पर भी लगाया जाता है और हवाई अड्डे पर भी लगाया जाता है। विनिमय दर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राएं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जैसे हमारे पास क्या है? रुपया है ना, रुपये। अमेरिका में क्या है? डॉलर है ना। और इंग्लैंड में क्या है? पाउंड है। तो सबका अलग अलग विशेषता है। जैसे हमारा 1 रुपया अमेरिका में कितने रुपया है, मतलब उनका $1 है ना। तो हमारा कितना रहेगा? हमारे 85 रुपये अमेरिका में $1 के समान है ना। हमारे 85 रुपये अमेरिका में क्या है? $1 के समान है ना। तो इसमें क्या है? एक देश से दूसरे देश में मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो हमारे देश से अधिक वस्तु दूसरे देश में जाती है ना। तो उनका डॉलर घटेगा और हमारे की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी अभी 85 है, कभी हमारे देश से दूसरे देश में अधिक चीज़ जाएगी तो वो 80 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और दूसरे देश से हमारे देश में वस्तु आ रही तो 85 से 90, 95, 100 ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मतलब जिस देश ने ज़्यादा निर्यात किया, यानी जिस देश ने ज़्यादा वस्तु दूसरे देश में बेची, एक बार और रिपीट, जिस देश ने दूसरे देशों में सबसे अधिक चीज़ बेची, वो देश के पास सबसे ज़्यादा पैसा रहेगा, उसका पैसा मजबूत हो जाएगा। जैसे अमेरिका ने सबसे ज़्यादा वस्तु बेचता है तो अमेरिका का डॉलर कितना मजबूत है? सबसे मजबूत क्या है? अमेरिका का डॉलर बन गया है। कभी हम सबसे ज़्यादा वस्तु बेचेंगे तो हमारा रुपया सबसे मजबूत बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में वस्तुओं को भेजना चाहिए, बेचना चाहिए। मतलब हमारे देश से सबसे ज़्यादा दूसरे देश में वस्तु बिकनी चाहिए, है ना। और उनकी वस्तु जो हमारे देश में आती है वो बहुत कम आनी चाहिए। तो क्या होगा? उनका डॉलर बढ़ेगा और हमारा रुपया बढ़ेगा। तो क्या होगा? हमारे देश में महंगाई कम रहेगी, है ना। हमारे पास पैसे ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो ये रहेगा। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, है ना। जब विनिमय दर स्थिर होते हैं तो इनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जब विनिमय दर स्थिर होते हैं तो क्या होता है? इनमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रण करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विनिमय दर कहते हैं। समझ गए? ये है ऐसे विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजारों में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है, उसे लचीला या परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं। क्या होता है? कभी कभी क्या है, कुछ देश ऐसा करते हैं कि मतलब दूसरे देश से वस्तु आती है तो हम क्या दूसरे देश से वस्तु आती है तो हम उस पर टैक्स, जहाँ वस्तु उतरती है वहाँ टैक्स लेते। क्यों लेते हैं? कि दूसरे देश से वस्तु आती है। तो कुछ देश क्या करते हैं कि लचीलापन लाते हैं, यानी कहते हैं कभी आप हमारे देश में आओगे कंपनियां लेके तो हमारे देश में रोज़गार बढ़ेंगे, तो आप कभी हमारे देश में कंपनियां लाओगे तो हम आपको 5 साल तक, भारत सरकार ने कहा है कि कभी दूसरी कंपनी हमारे देश में आती है और हमारे लोगों को रोज़गार देती है
तो क्या है, उससे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे। यानी 3 रुपये का सामान मतलब बिकेगा तो 3 रुपये का ही बिकेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो उसमें कंपनी का फ़ायदा होता है, इसलिए वो लचीलापन लाती है। जैसे हमारी भारत सरकार ने लाई कि 5 साल तक आपका 5 साल तक आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी दूसरी कंपनी ने भारत में, मतलब दूसरी कंपनी भारत में आई, जैसे सैमसंग कंपनी भारत में आई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। सैमसंग कंपनी भारत आई तो पहले क्या होता था कि विदेश, चाइना में कंपनी थी तो चाइना से फ़ोन इंडिया में आते थे, तो चाइना से आते थे तो इंडिया वाले टैक्स लेते थे उस पर। और अब वह सैमसंग कंपनी कभी इंडिया में बनाएगी तो उसे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसे ना इंडिया का टैक्स देने की ज़रूरत ना आयात शुल्क, यानी इंडिया का जहाँ से आती है चीज़ वहाँ का भी नहीं देना है। तो उसको क्या है, फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए वह यह फैसला लेती है कि वह यहाँ आके बनाएगी और बेचेगी तो उससे फ़ायदा होगा, इसलिए ऐसा होता है। तो कुछ देश क्या करते हैं, लचीलापन लाते हैं। मैं उदाहरण दिया था मैंने कि कुछ देश क्या करते हैं, लचीलापन लाते हैं अपने यहाँ कंपनियाँ या रोजगार को लाने के लिए, है ना। और अब क्या है, कार निर्माता हेनरी फाउंड बेहद उत्पादन के विखायत प्रणेता थे। उन्होंने शिकागो के एक बिछड़खाने की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। क्या किया गया, कार निर्माता हेनरी फाउंड वृहत उत्पादन के विखायत थे। उन्होंने शिकागो के एक बिछड़खाने को असेंबली लाइन के दर्ज में तैयार के अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन के स्थापित किया गया, है ना। बंगाल में जूट पटसन का उत्पादन होता है। बंगाल में क्या होता है, जूट और पटसन का उत्पादक होता है ना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केनेस का मानना था कि भारतीय सोने का निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी, है ना। भारत में आर्थिक मंदी के समय महात्मा गांधी जी ने सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन, सिविल नफरमानी आंदोलन शुरू किया गया था। हमने अगले चैप्टर में नहीं पढ़ा था, पार्ट 2 भारत का राष्ट्रवाद में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया के 2 खम्मे में बटी थी। एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नसती जर्मन, जापान एवं इटली थी, तो दूसरे खम्मों में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग घायल हो गए। क्या हुआ था, मतलब ये जर्मनी, जापान और इटली ये सब मिल गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत ये सब मिल गए थे। इन सब लोगों ने मिलकर लड़ाई की गई, 2 पार्टीशन में लड़ाई की गई, है ना। तो अनेक लोग मारे गए, आधे इनके मारे गए, आधे इनके मारे गए, आधे जर्मन, जापान, इटली के मारे गए, आधे ब्रिटेन, सोवियत, फ्रांस, अमेरिका के मारे गए, है ना। तो नुकसान दोनों को हुआ, है ना। ये क्यों लड़ रहे थे, ये जगह के लिए लड़ रहे थे, है ना, व्यापार के लिए लड़ रहे थे, अनेक प्रकार के लिए लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व यानी पूरी दुनिया लड़ रही थी, यानी कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे, है ना। ये विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था, ब्रिटिश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1970 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। एक साथ बहुत
बहुत सारे देश में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, मेटरनल कॉर्पोरेशन या बहुराष्ट्र कंपनी कहा जाता है। बहुराष्ट्र कंपनी क्या है? जो बहुत सारे देशों में उत्पादन बनती है। जैसे एप्पल, एप्पल का फ़ोन क्या है? एप्पल का फ़ोन पूरे वर्ल्ड में बिकता है ना? पूरे वर्ल्ड में बिकता है ना? ऐसा। तो यह कंपनी एप्पल क्या है? बहुराष्ट्र कंपनी है जो पूरे देश में उत्पादक बेचती है, पूरे विश्व में उत्पादक, पूरे वर्ल्ड, है ना, पूरे वर्ल्ड में उत्पादक बेचती है। तो यह क्या है? बहुराष्ट्र कंपनी। एक नाइकी भी है, अनेक देशों में वह जूते बेचती है ना। एक एडिडास भी है, अनेक देशों में जूते बेचती है ना। तो यह कौन सी है? बहुराष्ट्र कंपनियां हैं जो जो 2-3 देशों से अधिक देशों में व्यापार करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्र कंपनी की स्थापना 1920 के दशक में की गई। यानी अब व्यापार खुलने लगे थे 1920 में, और एक देश से दूसरे देश में चीज़ें का आदान प्रदान होता था, है ना। मतलब एक कंपनी विदेश में जा रही है, दूसरी कंपनी यहाँ आ रही है, यानी व्यापार खुलने लगे थे, है ना। ये हो गया ना, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना। अब ये चैप्टर हो गया। अब हम पार्ट 4 करेंगे। सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है, तो एक बुक मैंने करा दी है और दूसरी बुक के 3 चैप्टर ही हो गया है ना। पार्ट 3 हो गए। अब 2 और बचे, 2 मैं और करा दूंगा, फिर हमारी 2 बुक ख़त्म। फिर तीसरी करेंगे, फिर चौथी करेंगे। आप टेंशन मत लो, MP बोर्ड द्वारा ये नोट्स जारी, ऑफिशियल चीज़ें मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको। धीरे धीरे विकास हम करेंगे, मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब क्या है, मैं धीरे धीरे मतलब और एडिटर ढूंढूंगा, और अच्छे से एडिटिंग करूंगा, आवाज़ में भी सुधार आएगा, है ना। इसलिए कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना, है ना। कुछ भी गलती हो गई मेरे हाथ कुछ, है ना। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान की कराने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। 4 बुक है, 4 ही बुक मैं कराऊंगा, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है ना। तो हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, है ना। अभी के लिए आपका धन्यवाद।